हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो अपने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया था, आज जो अपने उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो 1 से लेके 15 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके थे, 16 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक आज अपने करेंगे। कई बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दो, तो जब क्वेश्चन छोटे आएंगे जिस वीडियो में, उसमें मैं नंबर बढ़ा भी दूंगा, 15 की जगह 20 भी करा सकता हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो इस कारण क्या है कि जितने हो अपने यानी कर सकते हैं, लगभग 20-25 मिनट में जितने की वीडियो बनाऊंगा मैं, उतने में अपने करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16वां क्वेश्चन। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो उस क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। तो मतलब विभव वहां पर क्या होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको पता है ई आपको 0 दे रखा है, ई 0 है। और ई आपको पता है -dv/में dr के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा था विभव और तीव्रता में संबंध, तीसरे चैप्टर में। तो अब ई 0 है मतलब -dv/dr 0 है, या इस माइनस को हटा दो, dv/dr 0 है। तो dv/dr 0 मतलब v बराबर वहां पर क्या है, कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा, मतलब v स्थिरांक यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है 17। तो 17 क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन को r त्रिज्या के वृत्त पथ पर घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर धनावेश q स्थित है। ये कोई q आवेश है यहाँ पर, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन को घुमाया जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके चारों ओर घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर किए गए कार्य का मान है। तो इलेक्ट्रॉन को जो घुमाने में अपने काम करेंगे, वृत्त पथ पर घुमाया यानी एक चक्कर इसको पूरा घुमा दिया, एक वृत्ताकार पथ पर ऐसे घुमा दिया, तो किया गया कार्य है डब्ल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो वैसे तो डब्ल्यू बराबर क्यू भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखो कि जिस बिंदु से आप स्टार्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को घुमाना, वृत्ताकार पथ पर घूमकर तो उसी बिंदु पर वापस आ जाएगा। तो अब दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि दो अलग अलग दूरियों पर स्थित हो बिंदु, फिर तो विभवांतर हो उनके बीच, अब है ही एक ही बिंदु। तो v 0 है तो W = QV फॉर्मूले से आपके पास W भी क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब वो अपने को शून्य कार्य करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन खुद ही घूमेगा, क्योंकि देखो ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन खुद ही घूमता है वृत्ताकार कक्षों में बोर के अनुसार। तो वही चीज यहाँ पर लागू हो रही है। ठीक है, तो किया गया कार्य, अपने द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। आपको ये पूछा है तब इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन पर कार्य कौन करेगा, अपने ही करेंगे। तो अपने द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन आता है कि 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, के केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव भी। आपके पास एक गोला है, ठीक है, खोखला गोला है, और इसकी त्रिज्या है वो आपके पास 2 मीटर है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो इसकी सतह पर विभव है वो तो 500 वोल्ट है। अब 1.5 मीटर मतलब कि इसके अंदर कोई बिंदु है यहाँ पर 1.5 मीटर, तो इस बिंदु पर विभव निकालो। तो विभव का मान आपको खोखले गोले के लिए बताया था, जितना सतह पर होता है उतना ही अंदर होता है। हालांकि अंदर तीव्रता का मान 0 होता है, लेकिन विभव का मान उतना ही रहता है। तो अंदर जो विभव आ जाएगा वो 500 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अनंत से पकड़ के जितना काम सतह तक लाने में करना पड़ेगा, अंदर लेकर जाने में एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब सतह वाला काम ही आएगा। मतलब 500 वोल्ट ही यहाँ पर विभव आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आता है 19वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डाल दूंगा इसके यानी कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक की, उसमें मैंने लिंक डाले हुए हैं और नीचे टाइमिंग भी लिखी है। जिस बच्चे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं कि आपकी बुक का अगर जो क्वेश्चन यहाँ पर बुक का मैच हो रहा है और वो क्वेश्चन बड़ा है, एक पेज का मान लो, तो एक पेज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको नहीं करवा सकता। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन की मैं ऑलरेडी जब आपको मैंने वो क्वेश्चन करवा रखा है, तो जिस वीडियो में वो क्वेश्चन करवा रखा है उसका लिंक और नीचे उसकी टाइमिंग, मतलब इतने 15वें मिनट में मैंने वो क्वेश्चन स्टार्ट किया है, तो वो 15 मिनट उसका टाइमिंग वहां पर डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो जो हार्ड क्वेश्चन है। तो अब देखो, 1000 छोटी पानी की बूंदें हैं, प्रत्येक की त्रिज्या r है और आवेश q, ऐसे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो एक बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव से कितने गुना होगा। तो 1000 है तो वैसे तो विभव 100 गुना होता है। आपको जब कंपटीशन की तैयारी करोगे ना,
तो डायरेक्ट आपको वहां पर याद करने के लिए कहेंगे कि आर स्क्वायर गुणा कह दो, मतलब कि ये क्यूब है तो क्यूब का रूट निकाल के और उसका स्क्वायर कर दो, मतलब 100 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे होता, आपको मैं कह देता 27 बूंदे हैं छोटी छोटी, तो जो आंसर होता है इसका 9 आ जाता। इस तरीके से वैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन वैसे इसको कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले जब पानी की छोटी बूंदों से बड़ी बूंदें बनाते हैं तो आपको पता है उसका आयतन समान रहता है, तो आपको 1000 छोटी बूंदों का जो आयतन है वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर करना है। तो यहाँ से दोनों की त्रिज्याओं के बीच में संबंध आ जाएगा कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी वो एक छोटी बूंद की त्रिज्या की 10 गुना हो जाएगी। 1000 गुना में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इस तरीके से करोगे तो आपके पास आर इज इक्वल टू 10 आर आ जाएगा। ये त्रिज्याओं में संबंध आ गया। अब आपको विभव पूछा हुआ है, बड़ी बूंद का विभव छोटी का कितना गुना होगा। तो देखो C1 जो यहाँ पर दोनों बूंदों पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, समान होगा, मतलब जितना 1000 बूंदों पर आवेश है उतना ही इस एक बूंद पर आवेश होगा। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और बूंद क्या होती है अपने गोलाकार मानते हैं, तो C1 का मान यहाँ पर दारिता वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इंटू में V1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर स्मॉल आर लिख लो आप इसको, या इसको कैपिटल आर लिख लो इधर वाली को, इज इक्वल टू इंटू में V2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्मॉल आर की जगह आप क्या करो, सॉरी कैपिटल आर की जगह 10 गुना में स्मॉल आर लिख दो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल ही हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास विभव का मान आपको पूछा हुआ है यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, तो C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास मैंने ये वाला करवा रहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपके पास 10 गुना में R1 और V1 आ जाएगा। तो इधर आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर आएगा आपके पास स्मॉल आर और इंटू में V2, और इधर छोटी बूंदों का ले रहे हो तो इधर 1000 गुना में और आएगा। ठीक है ना, 1000 और क्यों आएगा, क्योंकि देखो इधर वाला आवेश क्यों है, तो इधर वाला जो आवेश है वो 1000 बूंदों का मिला के ही आएगा। जितना 1000 बूंदों पर आवेश होगा, मान लो एक बूंद पर क्यू आवेश है, तो 1000 पर कितना होगा, 1000 इंटू क्यू होगा। तो ये क्यू डैश जो इधर वाला आवेश है वो इधर 1000 क्यू के बराबर होगा। ठीक है ना, तो 1000 भी आएगा इधर, तो 1000 भी आएगा। तो जब यहाँ पर आपके पास जो ये वाला आर है, ये वाला कैपिटल आर था, ये 10 इंटू स्मॉल आर के बराबर है, तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा और 10 से ये 1000, तो ये V1 आपके पास क्या आ जाएगा, 100 इंटू में V2 आ जाएगा, मतलब 100 गुना विभव आपके पास आ जाएगा। हालांकि जो इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है वीडियो में, वो मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, तो बाकी आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो आराम से। अब क्वेश्चन नंबर आता है 20, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, सी बराबर, तो सी समानुपाती किसके आ गया, आर के आ गया, तो मतलब जो आंसर आपका पहला आंसर इसमें आ जाएगा। फिर दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो गोलाकार चालक के लिए धारिता और त्रिज्या दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा है ये वाला। ठीक है, तो जितना त्रिज्याओं का अनुपात है उतना ही धारिताओं का अनुपात होगा, तो मतलब धारिताओं का अनुपात भी 1:2 ही हो जाएगा। तीसरा आंसर इसका आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है, ये भी बूंदों वाला क्वेश्चन ही है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है कि समान त्रिज्या समान आवेश की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। अब इसमें धारिता का अनुपात आपको पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो धारिता का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले तो वही त्रिज्याओं का अनुपात आपको देखना है। तो त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पर जो 2r इज इक्वल टू कैपिटल आर आ जाएगी, मतलब बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी की 2 गुना आ जाएगी, दोनों का आयतन बराबर करना होगा। 8 गुना में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो वहां से जब आप निकालोगे ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों पर आवेश आवेश का मान क्या करना है, बराबर करना है दोनों बूंदों पर। तो जब आवेश का मान बराबर करना है, या फिर आप डायरेक्ट एक चीज यहाँ पर ये सीखो, आवेश वगैरह बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ रहा है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात तो 1/2 आ रहा है। इस कैपिटल आर को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ,
तो जब त्रिज्याओं का अनुपात 2 है, तो अभी मैंने कहा था धारिताओं का अनुपात गोलाकार, क्योंकि बूंद गोलाकार ही होती है, तो धारिताओं का अनुपात त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर ही होता है। मतलब कि जो बड़ी बूंद है उसकी जो धारिता है वो छोटी बूंद की 2 गुना आ जाए। डायरेक्ट ही आ गई है, तो यहाँ पर आवेश बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आप करना भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना। Q1 इज इक्वल टू आपके पास 8 इंटू स्मॉल क्यू आ जाएगा। मतलब 8 छोटी बूंदों पर जितना आवेश होगा उतना बड़ी बूंद पर होगा। दोनों को Q को C1V लिखो, C2V लिखो, तो वहां पर विभव और आ जाएगा। तो आपको जरूरत ही नहीं है उस झंझट में पढ़ने की, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो कि त्रिज्याओं का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, तो त्रिज्या जब 2 गुनी आ रही है तो धारिता भी क्या आ जाएगी, 2 गुनी। अब क्वेश्चन नंबर 23 कि एक संधारित्र को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा W है। तो संधारित्र को Q आवेश देते हैं तो उसमें संग्रहित ऊर्जा हाफ QV होती है। Q के रूप में सूत्र लिखा है मैंने, QV हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये कहता कि आवेश 2 गुना करने पर उसमें संग्रहित ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो जब आवेश को आप 2 गुना करोगे, इस आवेश को 2 गुना आपने कर दिया, तो जो इसकी ऊर्जा है मतलब W है, अब वो भी कितना हो जाएगा, 2 गुना ही हो जाएगा, क्योंकि आवेश को आपने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। अब कई बच्चे यहाँ पर ये सोचेंगे सर Q स्क्वायर बटा 2C फॉर्मूले में तो 2 गुना रखेंगे, Q का मान तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन वहां पर C का मान भी तो चेंज होगा, जब आवेश को चेंज करोगे C का मान भी चेंज होगा, तो इसी कारण। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये वाला कि निम्न दिए गए परिपथ में तुल्य धारिता का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछा था, तो इसको समझ लो। देखो क्या है तुल्य धारिता। तो अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये कौन से क्रम में लगे हुए हैं तीनों जो संधारित्र हैं। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट वायर लगी हुई मिले, ठीक है, तो मान लो कि ये एक वायर ऐसे लगी हुई है और एक वायर यहाँ पर ऐसे लगी हुई है। अब ये वायर देखो यहाँ पर P बिंदु से यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो इधर वाले बिंदु को भी आप P मान सकते हो जब डायरेक्ट वायर से जुड़े हो, क्योंकि जितना इस इधर वाले P बिंदु का विभव उतना ही उधर होगा जब आपने तार से जोड़ दिया, मतलब दोनों बिंदुओं का विभव आपने समान कर दिया। कैसे कि मान लो एक बिंदु का विभव आपके पास +3 वोल्ट है और दूसरे का 0 है। ठीक है, इन दोनों को आपने तार के माध्यम से जोड़ दिया, तो अब इन दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी पॉजिटिव विभव आया, मतलब पॉजिटिव आवेश ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास पॉजिटिव आवेश, यहाँ पर आपके पास इसकी तुलना में कम है, यहाँ पर ज्यादा है। तो अब देखो अगर मैं मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो कमी वाली साइड इलेक्ट्रॉन जिधर ज्यादा है वो क्या होंगे, इधर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि जब आप डायरेक्ट वायर के थ्रू दो बिंदुओं को जोड़ देते हो तो वो दोनों बिंदु एक ही बिंदु माना जा सकता है, क्योंकि उन दोनों बिंदुओं का विभव समान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होकर विभव का मान समान कर देते हैं। तो अब आप देखो इस बिंदु को, जब ये बिंदु P से जुड़ा हुआ है तो इसको P मान सकते हो, और इधर वाला बिंदु, ये वाला बिंदु इधर Q से जुड़ा हुआ है तो आप इसको Q मान सकते हो। ठीक है। तो अब आप देखो P और ये वाला बिंदु कौन सा है, Q। अब आप इधर लिख लो, इसको मॉडिफाइड डायग्राम बनाते हैं इसका। P और Q है, तो P और Q के बीच में एक आवेश जुड़ा हुआ है, सॉरी एक यहाँ पर संधारित्र जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है। अब ये वाला देखो कि ये वाला जो संधारित्र है, ये बीच वाला, ये इधर Q से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इसका P से जुड़ा हुआ है, तो ये भी P और Q से ही जुड़ा हुआ है ऐसे। और ये वाला संधारित्र है, इसका ये वाली साइड Q से जुड़ी हुई है और इधर वाली साइड P से जुड़ी हुई है। तो मतलब ये जो तीनों संधारित्र हैं ये आपके पास समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में संधारित्रों की धारिताओं का अपने डायरेक्ट जोड़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 μF इसका आंसर आपके पास हो जाएगा बच्चों। ठीक है, श्रेणी क्रम में उल्टा होता है, समांतर क्रम में, तो मतलब तीनों यहाँ पर आपके पास समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ये वाले। तो अब उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा कि एक 2.1 वोल्ट का सेल है, 0.2 एम्पियर की धारा देता है। तो ये सेल का टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी और ये धारा आई का मान हो जाएगा। ये 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, ये आर का मान, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर निकालना है। तो आपके पास टर्मिनल वोल्टता है, तो आप विभवांतर V बराबर आई आर से निकाल सकते हो। तो V बराबर आई आर यानी 0.2 इंटू में 10, तो 0.2 इंटू 10 मतलब
2 वोल्ट आ जाएगा आपके पास। अब आपको जब अगर आपने आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र पढ़ा हो तो वो ई माइनस वी अपॉन में आई होता है, ठीक है। तो ई माइनस वी यानी 2.1 माइनस 2 अब बटा में कितना आ जाएगा आपके पास धारा 0.2। तो ऊपर 0.1 और नीचे 0.2, वो तो 0.1 बटा 0.2 मतलब 1/2 मतलब 0.5 ओम आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, जब बैटरी के जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ ऑलरेडी। अपवहन वेग बदल जाता है क्योंकि ई टो अपॉन में एम, ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, टो अपॉन में एम क्या होता है आपके पास अपवहन वेग का मान होता है। तो अपवहन वेग उसमें टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ने से विश्रांति काल चेंज हो जाता है, अपवहन वेग चेंज होगा। प्रतिरोधकता भी चेंज होती है ताप ताप से, प्रतिरोध भी, बस मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो 4 आंसर आपका इसका आ जाएगा। अब 27वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके 5वें चैप्टर के एमसीक्यू में दिया हुआ है कि दो चालक चालक है वी आई वक्र दर्शाया गया है, तो R1 और R2 इसके प्रतिरोध के मान है। मान लो ये T1 ताप है, T2 है, T1 जो प्रतिरोध है वो R1 और T2 पर जो प्रतिरोध है वो R2 है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, T1 T2 में से बड़ा कौन होगा। तो बड़ा वो होगा जिसके लिए प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध आपके पास R इज इक्वल टू वी बटा आई किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल आता है। वैसे तो जनरली क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल आता है, लेकिन इस ग्राफ के हिसाब से अगर अपने निकालें तो यहाँ पर मान लो ये वाले इसके लिए निकाल रहा हूँ तो वोल्टता यहाँ पर आ रही है और आई यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब थीटा अगर मैं इसको मानूं तो थीटा यहाँ पर 1/10 थीटा के बराबर आपका वी बटा आई आएगा। 1/10 थीटा बराबर वी बटा आई आएगा, मतलब कोट थीटा के बराबर वी बटा आई आएगा। तो मैं यहाँ पर v बटा आई का मान 1/10 थीटा लूंगा। अगर मान लो v इधर होता और i इधर होता फिर आप v बटा आई के बराबर टेन थीटा ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर काम उल्टा हो जाएगा क्योंकि अब ये लंब बन गया और v आपका आधार बन गया। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो पहला प्रतिरोध है R1 है वो आपके पास 1/10 थीटा 1 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा R2 बराबर 1/10 थीटा 2, ठीक है। इसको R2 को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे, R2 बराबर 1/10 थीटा 2। तो अब आप देखो कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, इधर वाला थीटा 2 और पहले वाला थीटा 1 है। थीटा 1 का मान बड़ा है, टेन का जो कोण बड़ा होता है वो टेन की वैल्यू भी ज्यादा होती है, मतलब टेन 60 और टेन 30 में से आपको कहूँ तो टेन 60 की वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब अब ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, ठीक है। तो मतलब इन R1 और R2 में से बड़ी और छोटी कौन सी है, R1 में तो एक के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है और इसके नीचे छोटी वैल्यू आ रही है। तो मतलब आपका R1 छोटा है और R2 आपके पास बड़ा है, तो मतलब आपके पास T1 छोटा है और T2 आपके पास क्या है, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो आपका आंसर होगा वो 3 नंबर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 28। ये क्वेश्चन था जो आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तो अब यहाँ पर जो आपके पास मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको कि जब आप डायरेक्ट यहाँ से वायर निकाल के इसको जोड़ देते हो तो अब ए और डी बिंदु को आपको एक ही समझना है क्योंकि ए और डी बिंदु का विभव समान है, यानी इस डी बिंदु को भी आप ए मान सकते हो। तो ए और डी बिंदु को एक ही समझना और बी और सी बिंदु को एक ही समझना है आपको, ठीक है। तो अब देखो इस ए और इस बी के बीच में प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर बी और डी, मतलब डी को आपको ए समझना है तो बी और ए के बीच में फिर आ गया, फिर ए और सी को आपको फिर से बी समझना है तो ए और बी, मतलब 3 प्रतिरोध आपके पास समांतर क्रम में आ गए। तो जो तुल्य प्रतिरोध 1/3 ओम हो जाएगा, इसका एक 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 के हैं तो 1/3 ओम, 2 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 29। तो 29वें क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग वी डी होता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो वी डी समानुपाती ई होता है। वी डी का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो ई अपॉन एम इंटू में टू होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पहला आंसर। फिर उसके बाद 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम आधारित है। तो प्रथम नियम धाराओं का नियम है, धारा मतलब आवेश पर आधारित है, और दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर। तो मतलब इसका फर्स्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके आज के क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन थे आज, न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी थे।
तो जिस दिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी करवा दिया करूँगा। तो आज न्यूमेरिकल के कारण क्या है कि आपके काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो आप इनकी तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ये आपका टेस्ट ही है। अब इससे आगे के आप देख लो, आगे वाले में भी न्यूमेरिकल हैं काफ़ी, लेकिन बीच में का ये क्या है, कल थ्योरी वाले क्वेश्चन भी हैं। तो कल अपने 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 50 तक क्वेश्चन आप इसके ट्राई करना। 30 तक का करवा दिए मैंने, 50 तक अपने इसके कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।